हाँ, हमारे पास एक क्वेश्चन है। सवाल ये है कि एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है और एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वो रखी हुई है। और जैसे ही इसको थोड़ा सा रिलीज ऐसे करके रिलीज करके मतलब फ्री कर देंगे तो ये ऐसे घूमती हुई नीचे की तरफ प्रस्थान करेगी। ये घूमेगी भी और सेंटर ऑफ मास इसका मूव भी करेगा किसी डायरेक्शन में। तो ये दोनों तरह की मोशन करेगी, रोलिंग मतलब रोटेट भी होगी और चलेगी, मतलब ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों टाइप की मोशन करेगी। यानी ये कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन करती हुई अपने को दिखाई देगी। तो हमें यहाँ पे पूछा गया कि ये किसी एंगल पे, यानी कि मान लो कि ये ऐसी कुछ हो जाए, जब हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल थीटा हो जाए, तो ये एंगल जब थीटा हो जाए तब एक तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, दूसरा ये बोला है कि यहाँ से इस पॉइंट से मान लीजिए आर दूरी पे कोई एक पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट से आर दूरी पे कोई भी पॉइंट है, तो वो वाले पॉइंट की मोशन कैसी है, यानी उसकी ट्रेजेक्ट्री पता करनी है। यानी हमें ये पता करना है कि वो जिस पाथ पे जा रहा है उस पाथ की इक्वेशन क्या है। तो पहले 1/1 का अच्छा सवाल है। अब जरा अगर ध्यान से देखें तो मान लो ये एंगल थीटा पे हो जाएगी, तो इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को देखते हैं। तो यहाँ इस वाले पॉइंट पे क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं है तो फिर मतलब कोई हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस की अगर अपन बात करें कौन कौन से फोर्स अगर लगेंगे, तो अपन बाहर आएंगे एक्सटर्नल फोर्सेज में। पहले नंबर पे है नॉर्मल। नॉर्मल कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ। दूसरा कौन सा फोर्स है, नेगा ग्रेविटेशन वाला, जी के कारण जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड। तो हॉरिजॉन्टल में कोई भी फोर्स नहीं है और इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगी। अब हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगी, हॉरिजॉन्टल में और वेलोसिटी तो सेंटर ऑफ मास की कहीं थी नहीं पहले, तो हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी आने वाली नहीं है। तो क्या हॉरिजॉन्टल में सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, नहीं। तो सेंटर ऑफ मास कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो अगर आप ध्यान से देखें, जैसे मान लो कि मैं इस एक्सिस को x मान लूँ, ये एक्सिस को y मान लूँ, तो सेंटर ऑफ मास सिर्फ y एक्सिस में ही मूव कर सकता है। अब अपन ध्यान से देखेंगे तो नेट फोर्स डाउनवर्ड है, तो सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ मूव करेगा, लेकिन इधर या इधर जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ कहीं रहा होगा L/2 पे, वो मूव करते हुए नीचे की तरफ आएगा धीरे धीरे। पहले यहाँ करते, मान लो कि वो यहाँ चलते चलते यहाँ पे आ गया है, तो वो बेसिकली सेंटर ऑफ मास सिर्फ नीचे की तरफ ही मूव करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं है। अब हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ जो फोर्स लग रहे हैं वो है नॉर्मल और ग्रेविटेशन, दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स है, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है। तो क्या मैं बड़ी आसानी से ये नहीं बोल सकता कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है क्या उतनी ही तो काइनेटिक एनर्जी इसको प्राप्त हो रही होगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी, क्योंकि जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो कंजर्वेटिव है। इस सवाल को मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। एक है कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का उपयोग कर लूँ और ये मान लूँ कि ये वो जो भी बॉडी CTR कर रही है वो CTR नहीं है, मेरे IOR के अबाउट वो क्या कर रही है, सिर्फ रोटेशनल मोशन कर रही है। सब अपन जानते हैं पहले से। तो हमें पहले ये पता करना होगा कि कौन से पॉइंट के अबाउट IOR, मतलब कौन सा वो पॉइंट है जहाँ से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है। वो पता करने के लिए हमें दो पॉइंट की रफ्तार की जरूरत होती है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे सेंटर ऑफ मास वाला पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा होगा और ये वाला पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा होगा। इन दोनों के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे टिक 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 टिक, और इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया टिक टिक टिक, तो ये वो वाला पॉइंट P होगा जिसके अबाउट में ये मान सकता हूँ कि बॉडी सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन कर रही है। तो मेरे लिए ये सवाल थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए। अब ये सवाल CTR की बजाय सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल मोशन का सवाल, सिर्फ और सिर्फ बॉडी रोटेट कर रही है ये पॉइंट P के अबाउट, यानी पॉइंट P से जो एक्सिस पास हो रही होती है इसको अपन प्यार से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो अपन ये बोल सकते हैं भाई साहब कि जितनी काइनेटिक एनर्जी में गेन आ रहा है वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी में लॉस जो होगा उसके बराबर होगा। और ये बॉडी ओमेगा से घूम रही है, तो मैं बाई एनर्जी कंजर्वेशन मैं ये बोल सकता हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी में मेरे पास गेन हुआ है ये उतना ही होगा जितना पोटेंशियल एनर्जी कम हुई होगी। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी का गेन पहले लिखना पड़ेगा। अब बॉडी सिर्फ घूम रही है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½ I ओमेगा स्क्वायर। आई मेरे को इस पॉइंट के अबाउट लिखना पड़ेगा, तो आई मेरे लिए हो जाएगा आई अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओमेगा उसी के अबाउट है, दैट मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस हुआ है। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो मैंने इस वाले लेवल को यानी एक्स एक्सिस के इस लेवल को मैंने रेफरेंस लेवल ले लिया। अपन जानते हैं कि अपन पोटेंशियल एनर्जी कभी नहीं निकाल सकते किसी पॉइंट की, दो पॉइंट के बीच में डेल्टा यू निकाल सकते हैं। तो अपन जानते हैं कि भाई MGS के लिए अपने को रेफरेंस लेवल लेना चाहिए, हमने यही वाले को रेफरेंस लेवल ले लिया। पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ हुआ करता था, यानी उसकी इस रेफरेंस लेवल से हाइट हुआ करती थी L/2। आजकल कितनी है,
तो आजकल अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली दूरी है अपने पास l/2 और टोटल लेंथ l है तो l/2 ये हमेशा रहेगी। तो ये वाली हाइट की कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी l/2 साइन थीटा, है ना। और ये वाली दूरी की कितनी हो जाएगी l/2 कोस थीटा। बेसिकली इस वाले ट्रायंगल में आप देख लीजिए, ये वाले ट्रायंगल में आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाली लेंथ आपके पास क्या है l/2, ये थीटा है तो ये हो जाएगा l/2 साइन थीटा और ये वाला क्या हो जाएगा l/2 कोस थीटा। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो पहले सेंटर ऑफ मास था l/2 की हाइट पे, अब वो मूव करके आ गया l/2 साइन थीटा के बराबर। तो कितना कम हुआ है, मतलब लेवल की कितना कम हुआ है, वो l/2 माइनस l/2 साइन थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है mgh, g की जगह g और h की जगह क्या डाल देंगे l/2 माइनस l/2 साइन थीटा। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो हमें ये I जो है वो इस एक्सिस के अबाउट लिखना है, लेकिन मुझे I इस एक्सिस के अबाउट पता है क्योंकि यहाँ पे क्या है सेंटर ऑफ मास, और मुझे इन दोनों के बीच की दूरी भी पता है और ये एक्सिस और ये एक्सिस भी पैरेलल है। तो क्या मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम का उपयोग कर सकता हूँ, और पैरेलल एक्सिस के थ्योरम का उपयोग करूंगा तो मैं क्या I अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को I/COM प्लस md² लिख सकता हूँ। ऐसा लिख सकता हूँ मैं पैरेलल एक्सिस का उपयोग करते हुए, जो कि mg l/2 1 माइनस साइन थीटा के बराबर होना चाहिए। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो 1/2 I/COM को अपन बड़ी आसानी से हमें याद भी होता है कि वो ml²/12 होता है, प्लस md² और d होती है दोनों ही एक्सिस यानी कि दो पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी, जिसमें से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए जो कि पास हो रहा है, यानी ये एक्सिस और ये एक्सिस के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये एक्सिस और ये एक्सिस के बीच की दूरी, यानी ये दूसरी वाली ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्सिस और ये एक्सिस की दूरी बीच की दूरी कितनी हो जाएगी l/2 कोस थीटा, यानी ये मेरे लिए हो गया है l/2 कोस थीटा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर must be equal to mg l/2 1 माइनस साइन थीटा। इस पूरे कार्यक्रम में हमें तलाश है ओमेगा स्क्वायर की। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं एक m को a2 को 2 से उड़ा सकता हूँ, m को यहाँ भी m है, यहाँ भी m उड़ा सकता हूँ, एक l को भी उड़ा सकता हूँ, यहाँ से l² आएगा, ये l को भी उड़ा सकता हूँ। क्या मैं इसको सॉल्व करके ओमेगा प्राप्त कर सकता हूँ? यस, जब आप इसको सॉल्व करते हैं अपन तो हमें ओमेगा प्राप्त होता है। बेसिकली जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद में हमें जो ओमेगा प्राप्त हो रहा है वो है 12g 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई l 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना, वो बहुत तगड़ी चीज़ है नहीं। तो हम इतना ओमेगा हमें प्राप्त होगा, यानी ये पर्टिकुलर एंगल थीटा आप डालते रहिए, अलग अलग थीटा आप डालेंगे तो अपन क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी इस रॉड की वो पता किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे ना एंगुलर वेलोसिटी पता करने के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का उपयोग किया और बड़ी आसानी से I को लेकर ½ I ओमेगा²। लेकिन रियलिटी में बॉडी कर क्या रही है, बॉडी कर रही है CTR, मतलब हमें जो है पहले ½ mv² लिखना चाहिए था प्लस ½ I ओमेगा² लिखना चाहिए था, वो सेंटर ऑफ मास का होता इजिकल टू mgh लिखना चाहिए था। उस तरीके से भी आंसर यही आएगा, मैं लाया जा सकता है, इसमें थोड़ी सी 2-3 टर्म एक्स्ट्रा आती, लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का उपयोग करते हुए इसको बहुत ही ज़्यादा सस्ते से सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए हम रोटेशन के टफ वाले सवाल जिसमें CTR हो रही है यानी बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन कर रही होती है, तब अपन क्या करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को पता कर लेते हैं। ठीक है, और वो कैसे पता की जाती है, तो कुछ तरीके, जैसे मान लो कि बॉडी के किन्हीं 2 पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें पता हो कि ये पता हो कि ये इस पॉइंट की रफ्तार v1 इधर है और ये वाले पॉइंट की रफ्तार v2 उधर है, तो हम क्या करते हैं दोनों ही रफ्तार के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं और वो परपेंडिकुलर जहाँ पे इंटरसेक्ट होती है वो वाले पॉइंट से क्या पास हो रही होती है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमें बड़ी आसानी से हमें पता था कि सेंटर ऑफ मास की तो वेलोसिटी नीचे ही होगी क्योंकि उस पर सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई फोर्स ही नहीं, वर्टिकल में फोर्स है और ये वाला पॉइंट फॉरवर्ड मूव कर रहा होगा। हमने इस पे यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, इस पे भी डाला, दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे हो गया, ये वाली दूरी l/2 थी। बड़ी आसानी से हमने क्या कर दिया है इसको सॉल्व कर दिया है। अब अपन इसी सेम आंसर को अपन मतलब जो है बगैर IOR के भी सॉल्व किया जाता है, वो थोड़ा सा लेंथी होता है इसलिए अपन IOR का उपयोग करते हैं। ठीक है।